तो वो चार्ज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जब अपन किसी को साइमल्टेनियसली किसी को टच करते हैं या किसी लोहे वगैरह के टच हो जाते हैं, तो एक करंट सा महसूस होता है, ऐसा लगता है ये क्या हुआ, मेरे अंदर बिजली कहां से आ गई, चार्ज वगैरह। क्योंकि उस समय तो इतनी नॉलेज नहीं थी, अभी तो आपको ही उनसे ज्यादा होगी क्योंकि चीजें इवॉल्व हो चुकी है। लेकिन शुरुआत में सोच के देखो, जब कुछ चीज पता ही नहीं हुई तो अब उसको क्या से क्या नाम देवे, क्या चीज हो गई, क्या रखूं मैं इसका नाम, कि अरे यार ये क्या हो गया फिनोमिना है, उसी को अपन क्या कहते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। एक तरफ अगर भयंकर पॉजिटिव चार्ज जमा जमा हो जाएगा और एक तरफ भयंकर नेगेटिव, तो उसको उसको कह देंगे अपन डाइपोल, कि सब ये दो पोल बन गए। तो समाज की तरह ही इनमें भी खेल चलता है, माइनस माइनस यानी कि सेम तरीके का जेंडर अट्रैक्ट दूर भागता है और डिफरेंट तरीके के जेंडर आपस में अट्रैक्ट होता है। तो ये इन्होंने समाज का भरपूर साथ दिया है, ये हमारे साथ ही खड़े हैं चार्जेस। नेक्स्ट सेक्शन क्या कह रहा है, देखो अब अपन इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि बेसिकली अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीधी बात तो ये। अब देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सबसे पहले दे रखा है इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो इसलिए मैंने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया, मैंने रीड कर लिया, आपको आप चाहो तो रीड करो, वेल एंड गुड। अब जब अपन खुद से पढ़ते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन मैंने तो कर रखा है, तो उसमें से जो जो चीज पूछी जा सकती है, चाहे एमसीक्यू में से ही, शॉर्ट में ही से ही, किसी भी रूप में, तो मैंने बस उसका एक बस वो लाइन मैंने आपको यहाँ पर बता रखी है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खैर अब अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सबसे पहले सर इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो पहले तो आप मुझे अपने से बताओ कि आपने इलेक्ट्रिक चार्ज अभी तक कहाँ देखा है। सर हमें तो क्या पता, हमें तो पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो ऐसे तो सर हमें तो नहीं पता। देखो मैं आपने देखा हुआ है, आपने फील भी किया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है, कभी कभी सर्दी वगैरह के दिनों में अपन जब जैकेट वगैरह पहनते हैं, तो जो सिल्क वाली नायलॉन वाली जो जैकेट्स होती है, उनके ऊपर जब फ्रिक्शन लगता रहता है, बार बार रब होती है, अपन पहनते उतारते हैं, तो वो अपने क्या होता है, अपनी बॉडी से रब होती रहती है। यानी कि बेसिकली जब वो किसी चीज से रफ हो जाती है, यानी कि रफ होती है, यानी कि फ्रिक्शन खाती है, तो वो चार्ज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जब अपन किसी को साइमल्टेनियसली किसी को टच करते हैं या किसी लोहे वगैरह के टच हो जाते हैं, तो एक करंट सा महसूस होता है, ऐसा लगता है ये क्या हुआ, मेरे अंदर बिजली कहां से आ गई, चार्ज वगैरह। आपने कुछ रील्स वगैरह में भी देखा होगा, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लोग बाग, तो उस समय ऐसा फील होता है। आपने देखा होगा थंडर स्टॉर्म, यानी कि जो बिजली की कड़कड़ाहट है, उसमें वो बिजली जो गिरती है वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से चार्ज का एग्जाम्पल है। और सर और कहां पे देख रखा है, बर्थडे वगैरह में आपके पास जब टेप नहीं होती, तो दीवारों पे जब आप बैलून चिपकाते हो, तो कैसे चिपकाते हो, सर से रब करते हो, तेल वाला जो है बंदा ढूंढते हो आसपास कि हाँ भाई तूने लगा रखा है, तो उसके फिर जो है बैलून रब करके और दीवार पे चिपका देते हो, और वो चिपक भी जाता है, थोड़ी देर के लिए स्टिक हो जाता है। तो ऐसी चीजें क्यों होती है, ये जो सारे एग्जाम्पल्स है, ये बेसिकली चार्ज के ही एग्जाम्पल एक तरीके के, इनमें चार्ज का ही जो है कंसेप्ट यूज हो रहा है, चार्ज के बीच का ही, जो आप देख रखे हो, आपने एक्सपीरियंस कर रखे हैं, बस आपको पता नहीं थे, अब आपको पता भी चल गए, किस हिसाब से है ये, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली उसमें क्या कह रहा है, उसमें बस यही चीजें बताई गई है नॉर्मली, जो मैंने आपको बताई अभी, कि चार्जेस के एग्जांपल्स की आपने कहां कहां देख रखे हैं, ठीक है। तो आपने एक्सपीरियंस तो कर रखा है, ऑल्दो आपको पता नहीं था, लेकिन अब मैंने बता दिया, नो वरी। इसमें एक लाइन कही गई, वो आपको जो है पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली वैसे देखा जाए तो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है अपने आप में एक, और अपन जो पढ़ रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही आता है। क्या होता है, अच्छा तो अपन जब इस चैप्टर में आगे चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा तीनों के बीच में अंतर क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब चीजें क्या होती है, और पढ़ते पढ़ते आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा। अभी ज्यादा बर्डन मत डालो कि होती क्या है, बाइफरकेट करने की कोशिश मत करो, लेकिन आपको पढ़ते पढ़ते खुद ही चीजें समझ में आ जाती है। खैर, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। क्या क्या कह रहा है ये, फोर्सेस के बारे में इसमें पढ़ते हैं अपन, फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं और पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि चैप्टर फर्स्ट सेकंड जो है वो मेनली आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही जुड़ा हुआ है। किसके, स्टैटिक चार्जेस के। स्टैटिक चार्ज क्या होता है, वो भी लिख रखा है मैंने ब्रैकेट में कि सर चार्ज दैट डज नॉट मूव। इस देखो, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, या ऐसी चीज जो मूव ना करे, ऐसी चीज जो मूव ना करे, बस वही क्या होती है, स्टैटिक होती है। वही चीज क्या होती है, स्टैटिक होती है। तो इसलिए स्टैटिक चार्जेस को क्या बोला गया है, ऐसा चार्ज जो कि मूव ना करे या चेंज ना हो समय के साथ, बस। तो उन स्टैटिक चार्जेस के फोर्स, फील्ड्स और पोटेंशियल के बारे में डील करते हैं, उस फिजिक्स की उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ज्यादा गौर नहीं करना, बस पता होनी चाहिए। अगर बाय केस अगर आ जाए एमसीक्यूज में ही सही, तो आपको एटलीस्ट आपको जानकारी तो रहे ना, बस इसलिए मैंने यहाँ पे लाइंस लिख रखी।
आगे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो नेम इलेक्ट्रिसिटी है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, जिसका मतलब होता है अंबर। ये बेसिकली ग्रीस भाषा में जो है एक वर्ड यूज किया जाता था अंबर, जो कि बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता था जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड करने में, कि भाई इसमें है नहीं चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उस समय में, क्योंकि उस समय तो इतनी नॉलेज नहीं थी, अभी तो आपको ही उनसे ज्यादा होगी क्योंकि चीजें इवॉल्व हो चुकी है। लेकिन शुरुआत में सोच के देखो, जब कुछ चीज पता ही नहीं हुई तो अब उसको क्या से क्या नाम देवे, क्या चीज होवे, क्या रखूं मैं इसका नाम, कि अरे यार ये क्या हो गया फिनोमिना। जैसे कि बुद्ध के साथ हुआ था कि मरा हुआ आदमी देख लिया तो बोले ये क्या हो, ये लेटा क्यों है आदमी। ये वृद्ध अवस्था भी ऐसी चीज भी कोई होती है वृद्ध अवस्था। तो वो ऐसी चीज है जो फर्स्ट टाइम देखे फिर उसको, फिर वो वही चीज क्या होती है, वही एक तरीके से डिस्कवरी हो जाती है कि फर्स्ट टाइम देखी है मैंने नेचर में। खैर, तो अंबर क्या होता था, बेसिकली एक मटेरियल होता था। मैं आपको यहाँ पर एक इमेज भी दिखा दूंगा, आपको कोशिश करूंगा कि एक इमेज लगा दूं। उस मटेरियल को को बोलते थे अंबर। और वो बेसिकली क्या होता था, उसको जब वूल से या आप समझ लो कुछ लाइट ऑब्जेक्ट से जब ऐसे रब करते थे तो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हो जाती थी, इंट्रोड्यूस हो जाती थी, जिससे वो फिर लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता था। तो इससे पता लग जाता था कि हाँ अब भैया ये इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। तो बेसिकली ये चीज है, बस आपको लाइन पता होनी चाहिए, क्या पता अचानक से आ जाए कि भाई हाँ भाई इलेक्ट्रॉन वर्ड क्या होता है, मीनिंग अंबर। तो इसलिए एमसीक्यूज के लिए आपको दे रखे हैं, ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको गो थ्रू निकल जाए इसलिए मैंने लिख रखा है, और कोई बात नहीं। खैर, फिर आता है अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी डेफिनेशन कहती है कि साहब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस अंडर विच द सब्सटेंस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी, किसी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी जिसके अंदर अंतर्गत वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, अनुभव कर सकता है, उस सब्सटेंस की उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। हर सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। तो हर सब्सटेंस इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं है। आगे चल के अपन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कौन कौन से वो सब्सटेंस हो सकते हैं। देखो, अब मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो कैसे शुरुआत में कैसे चीजें होती थी। तो क्या हुआ, जब शुरू में देखा वहां के लोगों ने, एंशिएंट लोगों ने, जब उन्होंने देखा कि यार मैं एक तरफ मैं प्लास्टिक की रॉड लेता हूँ, एक हाथ में मैं सिल्क क्लॉथ लेता हूँ, और मैंने जब इन दोनों को रब किया, जैसे कि मान लो ये है और ये प्लास्टिक की रॉड है और ये अपने पास सिल्क क्लॉथ है, मैंने इसको रब किया और थोड़ी देर बाद जब मैंने इसको डिटैच किया, फिर मैंने एक तरफ रख दिया, फिर मैंने लिया एक तरफ प्लास्टिक, सिल्क क्लॉथ नहीं, प्लास्टिक की रोड के साथ कैट्स पर, फिर ग्लास रॉड ली, सिल्क क्लॉथ लिया, फिर रब किया। फिर उन्होंने देखा कि एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है बेकायदा, कि उन्होंने देखा कि यार ऐसा करने के बाद सिल्क क्लॉथ और प्लास्टिक की रॉड तो रिपेल हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो भौचक के हो रहे, भौचक के उड़ रहे उनके तो अभी तक, साला ऐसा हो क्यों रहा है कि मैं ये ऐसा करने के बाद प्लास्टिक और ये डिटैच क्यों हो रही है, रिपेल क्यों हो रही है। और इसी के विपरीत ये दोनों अट्रैक्ट क्यों हो रही है, मतलब कैट्स पर और ये अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं और ये रिपेल इसके साथ क्यों हो रहा है। इसी के विपरीत ग्लास रोड तो कैट फर के साथ अट्रैक्ट जो है रिपेल कर रही है, लेकिन सिल्क क्लॉथ के साथ ये अट्रैक्ट। तो उनके सोच में पड़ गए यार ये सब चल क्या रहा है, ये रिपेल क्यों कर रही है, ये अट्रैक्ट क्यों कर रही है, ऐसा क्या हो गया इनके बीच में। तो फाइनली चीजें इवॉल्व होती हुई, थ्योरीज इवॉल्व होती गई, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज के बाद फाइनली साइंटिस्ट ने, कह सकते हैं साइंटिस्ट ने जो है फाइनली ये चीज बताई कि भाई हाँ कोई एक ऐसी शय कोई एक एग्जिस्ट करती है, कोई क्वांटिटी एक ऐसी एग्जिस्ट करती ही होगी जिसे चार्ज कहेंगे अब हम, जो कि हो ना हो दो प्रकार की तो होती ही होगी। इनफैक्ट लिखा गया है कि केवल दो ही प्रकार की होगी, ऐसा लिखा गया है, जो कि मैं अभी आपके नोट्स में भी लिखूंगा। तो ऐसा कहा उन्होंने फाइनली। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में अपन देखते हैं कि वो चार्जेस किसने डिस्कवर किए और कितने प्रकार के वो हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो अपन देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए अपने हिसाब से, 1 2 3 4। तो देखो मैंने लिख भी दिया है, देखो, आफ्टर ऑब्जर्विंग वाई ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट, क्या लिखा है, वाई ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट, दोनों अट्रैक्ट कर रहे, मतलब वहां के तब के लोगों ने देखा कि ये दोनों यार अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं।
एंड ग्लास रोड एंड कैट्स फर रिपेल। जब उन्होंने ये सब देखा तो उनके दिमाग में क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब ऑब्जर्व करने के बाद जब ये क्यों का क्वेश्चन आया उनके, फिर सालों बाद स्टडीज चली, तो पीपल ऑफ दैट टाइम कंक्लूडेड आफ्टर मैनी इयर्स ऑफ केयरफुल स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे स्टडीज हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुआ, फिर फाइनली कंक्लूड क्या किया कि देयर इज अ क्वांटिटी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड दिस कैन ओनली बी ऑफ टू टाइप्स, और ये दो ही प्रकार की हो सकती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यही आपके पास टाइप्स ऑफ चार्जेस भी कि साहब दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस क्यू और माइनस क्यू। क्यू क्या है सर? तो सर चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से। जैसे कि आपने 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा है वी, वी किसको डिनोट करता है? शुरुआत में आ जाता है, शुरुआती दिनों में ही, शुरू के चैप्टर्स में स्पीड को अपन वी से डिनोट करते हैं। एक्स आ जाता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए, डी आ जाता है कभी कभी, टाइम के लिए टी आ जाता है। तो बेसिकली डिनोशन का तरीका है और कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्ज को इनकी मर्जी हुई कि हम क्यू से डिनोट करेंगे, छोटा क्यू ले लो बड़ा क्यू ले लो वो कोई बात नहीं है, लेकिन क्यू से डिनोट करेंगे, इसलिए पॉजिटिव के लिए प्लस क्यू, नेगेटिव के लिए माइनस क्यू। एक कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन भी बच्चे कई बार अराइज करते हैं क्वेश्चन के रूप में कि सर फिर न्यूट्रल भी तो एक कंडीशन हुई ना चार्ज के लिए। तो भैया ये न्यूट्रल चार्जिंग स्टेट नहीं है, इसको अपन कहते हैं चार्ज लेस कंडीशन। ये कैसी कंडीशन है? चार्ज लेस कंडीशन। यानी कि हिंदी में इसको देखो, हिंदी में इसका बहुत ही खूबसूरत वर्ड दिया गया है और इसको बोलते हैं हिंदी में उदासीन। ऐसा जो उदास बैठा हो, उदासीन हो, यानी कि ना तो वो खुश हो रहा हो ना दुखी हो रहा हो, बीच की स्टेट जो होती है उदासीन। तो ये ना तो पॉजिटिव रहता है ना ये नेगेटिव रहता है, ये चार्ज लेस कंडीशन है, ये किसी भी चार्ज में नहीं रहता, ना पॉजिटिव में ना, ये बीच के प्राणी होते हैं, ये बीच के प्राणी होते हैं, ना पॉजिटिव होते हैं, ये ना तो पॉजिटिव होते हैं ना ये नेगेटिव होते हैं, ये बीच के प्राणी होते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं और अब अपन बढ़ते हैं इन पे जो है आगे क्या कह रहा है ये अपने पास, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। हाँ देखो लास्ट लाइन क्या कह रही है कि सब द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, ये जो दो तरीके के चार्जेस है अपने पास, इनको डिफरेंशिएट करने वाली जो प्रॉपर्टी है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव दो तरीके के चार्जेस है, इनको डिफरेंशिएट करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसी को अपन क्या कह देते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्ज। एक तरफ अगर भयंकर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा और एक तरफ भयंकर नेगेटिव, तो उसको उसको कह देंगे अपन डाइपोल, कि सब ये दो पोल बन गए, यानी कि बेसिकली एक तरीके के चार्ज को एक पोल कह देंगे और कुछ नहीं है। तो दोनों को डिफरेंशिएट अलग अलग करके कहने वाली जो प्रॉपर्टी है उसी को पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। लाइन लिखी हुई थी, क्या पता आ सकती है, इसलिए मैंने भी आपको नोट्स में लिखवा दी। तो ये होती है चीजें, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। हाँ तो नोट कर लिया होगा, आइए देखते हैं अब आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सर ऑल्सो देयर आर टू काइंड्स, काइंड्स यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, दो तरीके की इलेक्ट्रिफिकेशन और पाए जाते हैं, कुछ ही नहीं है जो आपने पढ़ रखा है वही है कि सब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम तरीके के जो चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं एक एक दूसरे से, और जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव हो जाए तो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए तो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। जबकि अनलाइक चार्जेस या डिफरेंट टाइप्स वाले जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो तो वो भी अट्रैक्ट। समाज की तरह ही इनमें भी खेल चलता है, माइनस माइनस यानी कि सेम तरीके का जेंडर अट्रैक्ट दूर भागता है और डिफरेंट तरीके के जेंडर आपस में अट्रैक्ट होता है। तो ये इन्होंने समाज का भरपूर साथ दिया है, ये हमारे साथ ही खड़े हैं चार्जेस भी, ठीक है, समाज के साथ है ये। खैर चार्जेस वर नेम्ड एज पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव का सिंबल है, मतलब मैं पूरा POSITIVE पूरी स्पेलिंग ना लिख करके कभी कभी सिर्फ ये भी लिख सकता हूं पॉजिटिव, तो ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म भी आपको आनी चाहिए अब तो। हाँ बोर्ड्स में मत करना, जो है पूरा ही लिखना, बोर्ड्स में तो अच्छा लगता है पूरा लिखा हुआ, लेकिन अपन क्या है थोड़े से नहीं तो क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर पाएंगे अगर ऐसे ही लिखते रहेंगे, तो फिर डिटेलिंग कहाँ पे हो पाएगी। खैर तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म भी याद रखा करो चीजों की। तो पॉजिटिव नेगेटिव को इस प्रकार से लिखता है। तो ये दिए गए थे ये दोनों नाम किसके द्वारा? अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1750 में ये दिए गए थे। ठीक है, डॉलर जो होता है ना वो कोई पर्टिकुलर शायद $100 $10 ऐसा कोई पर्टिकुलर एक नंबर ऑफ
नंबर के डॉलर पे जो है इसी की फोटो होती है इन भाई साहब की, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब की। आप बताना कमेंट करके कि कौन से नोट के डॉलर पे जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो होती है, मेरे को याद नहीं आ रहा। खैर, फिर इसके बाद जो है अपने पास आता है यूनिट्स ऑफ चार्ज की, चार्ज की कौन कौन सी यूनिट होती है। तो साहब ऐसा यूनिट या ऐसे कह लो कि एमकेएस सिस्टम में, जिसको अपन कहते हैं मास किलोग्राम सेकंड, इस सिस्टम में अब क्लास 11 की चीज है ये सिस्टम वगैरह, यूनिट वगैरह। और जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है, आपको याद रखना है। इसकी स्पेलिंग तो याद नहीं लेकिन बस याद रखना है कूलाम होती है इसकी। और कूलाम को अपन पूरा ना लिख करके सिर्फ सी से भी लिख सकते हैं, जैसे कि सेकंड को पूरा ना लिख करके एसईसी लिख दिया, बस वैसे। एक कूलाम जो होता है वो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या होता है कि जिन्होंने 10th क्लास की फिजिक्स ठीक से पढ़ी है उनको तो ये पता पड़ जाता है, लेकिन कईयों को नहीं रहता, तो फिर उसके इसमें 10th क्लास की फिजिक्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा देता हूँ, आगे चल के भी आएगा। सिंपल से एक फॉर्मूला होता है, ज्यादा गौर मत करना अगर नहीं आए तो। क्यू बाई टी एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का। यहाँ से अगर टाइम को आप इधर भेजोगे तो क्यू बराबर आई इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से चार्ज इजिकल्स टू क्या आ गया, आई इंटू टी। आई क्या होता था, करंट, करंट की यूनिट क्या होती थी, एम्पियर। टी क्या है, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती थी, सेकंड। तो इसलिए एक कूलाम जो है वो बराबर आ गया 1 एम्पियर इंटू सेकंड के। आप चाहो तो यहाँ पे साइड में ये लिख भी सकते हो जो मैंने आपको बताया, आप चाहो तो यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हो कि ऐसा होता है, इसलिए इसकी यूनिट ऐसे हुई। ठीक है, आगे चल के अपन पढ़ेंगे एक भी चैप्टर नंबर 3 में इलेक्ट्रिक करंट, इसी की चर्चा होगी लगातार अपने पास। क्या, तो ये अपने पास एक कूलाम होता है जो कि बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड के। यहां तक आगे, तो इसके हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ये डायमेंशन कह लो, चार्ज कब हो जाएगा, एम्पियर इंटू टाइम। देखो एम्पियर का ए आ गया, और सेकंड जो है उसका डायमेंशन क्या होता था, टी, इसलिए ए इंटू टी। और पूरी फॉर्म में लिखो तो आपको पता है, आपने 11th में खूब डायमेंशनल फॉर्मूले करे होंगे, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। क्योंकि इसमें एम नहीं है इसलिए उसकी पावर 0 हो गई, लेंथ का एलिमेंट नहीं है इसलिए वो भी 0 हो गया, टाइम का है और एम्पियर का है इसलिए 2। और इस ही बेसिस पर, इस ही फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला है ना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके मैंने सारी चीज एक जगह ही लिख दी। तो इसलिए इस ही बेसिस पर अपन डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम भी लिख सकते हैं। सर कैसे, देखो, यदि किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग इन अ कंडक्टर टिल 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक, तो इसका मतलब क्या है कि उस कंडक्टर में जो टोटल बहा हुआ जो चार्ज है, अभी तक उसमें कितना चार्ज बह चुका है, तो उसमें से 1 कूलम ऑफ चार्ज बह चुका है। यही बेसिकली एक डेफिनेशन बनती है किसकी, 1 कूलम की। अब देखो सीजीएस सिस्टम में इसकी कुछ यूनिट रह रही है, तो वो अपन देखते हैं, आप इसको फटाफट से नोट कर लो, 1 2 3 4, तो नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो कुछ सीजीएस सिस्टम में चार्ज की कुछ यूनिट है, जो कि क्या क्या है सर, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम। एक तो होती है अपने पास स्टेट कूलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप स्टेट सी भी लिख सकते हो, या फिर जो सीजीएस सिस्टम में, या फिर और कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप ईएसयू भी लिख सकते हो, या फिर फ्रैंकलिन भी होती है सीजीएस सिस्टम में, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एफआर भी लिख सकते हो। तो ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, बस और कुछ नहीं। दूसरा क्या कह रहा है कि सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है वो होती है सर एब कूलम। कौन सी होती है सर, एब कूलम। ये इसमें एब होता है कूलम में, इसलिए इसको एब कूलम कहते हैं, जिसे डिनोट किया गया है एब कूलम का सी ले लिया तो एब सी, या फिर आप सिंपली ए सी भी लिख सकते हैं। तीनों के बीच में रिलेशन दे रखा है साहब कि साहब एक कूलाम जो है वो बराबर होता है इस ईएसयू के बराबर, कितने, 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू के बराबर। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इससे जस्ट एक 10 टाइम्स और जो है ये ईएसयू होता है। ठीक है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं था, बस मैंने आपको बताया रिवाइज कराने के लिए कि लाइट की स्पीड आपको पता होनी चाहिए, सिंपल एक कांस्टेंट है। खैर, और बराबर, और ये पूरा जो है 1 कूलम किसके बराबर होता है, 1/10 एब कूलम के भी बराबर होता है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, कहीं पर भी कैसे भी आ जाए एमसीक्यू में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। खैर, फिर आता है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फेराडे। फेराडे जो है वो चार्ज की सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, क्योंकि इसके सिर्फ एक फेराडे में कितने सारे कूलम चार्ज मौजूद होते हैं, 96,500, यानी कि 9। वैसे तो असल में ये होता है, लेकिन इसको
कह सकते हैं कि राउंड ऑफ करके अपन क्या लिख सकते हैं कि सर 96500 इतने कुलाम, इतने सारा कुलाम मौजूद होता है सिर्फ एक फैराडे में, इसलिए इसको लार्जेस्ट यूनिट कहा गया है। किसकी? इसके फैराडे की जो है लार्जेस्ट यूनिट कहा गया है अपने पास। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। बस यही था आपका आज का लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 1 अपन कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, बट आपको लिखना चाहिए। हालांकि लेक्चर ओवर हो गया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। देर जागे पर दुरुस्त जागे, है ना, ऐसी कोई कहावत है ना, देर से जागे पर दुरुस्त जागे। तो लेक्चर ये 01 था आपका। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने बहुत डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है चार्ज के बारे में। ठीक है, मिलते हैं यूं ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।